brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। आरजेडी के साथ गठबंधन की पुरजोर कोशिशें की, कई पत्र लिखे लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को। आखिर इतनी क्या बेताबी थी आपको कि आप चाह रहे थे कि चुनाव में आपका गठबंधन आरजेडी के साथ हो जाए? कि बुनियादी बात यह है कि अख्तरुल ईमान साहब के पास बिहार के जो सोसाइटी के ज़िम्मेदार हजरात थे वो मिलने आए और आकर कहा कि आप लोग अलायंस करना नहीं चाहते किसी से भी। तो अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि किसने कहा आपसे कि हम अलायंस करना नहीं चाहते? अलायंस करना चाहते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद बहरहाल लंबी बातचीत हुई। उसका अख्तर साहब को कहा गया कि भाई ठीक है, आप एक लेटर लिख दीजिए लालू जी को। हमने कहा एक लिख दिए। उन्हें उनसे ही पूछा कि क्या उसमें लिखना चाहिए, बता दीजिए। उन्होंने ला कर दिया और हम बड़े जेन्यूनली हम लोग खुलूस दिल के साथ एक नहीं 2 लेटर लिखे। फिर उसके बाद अख्तर भाई ने मुझसे कहा कि तेजस्वी ये कह रहा है कि मुझे कोई नहीं बताया गया। तो हमने कहा कि भाई लालू तो सुप्रीम लीडर है राजद का। तो बोले मैं ठीक है, आप लिख दीजिए उनको। उनको भी लिख दिए। फिर उन्होंने इसमें ये भी लिख दिया कि हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए और ये कहा कि उसमें ये भी लिखा कि अगर आप इख्तदार पर या सत्ता मिलती है तो हमको मंत्री मत दीजिए, हमको सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए और कम्युनल फाशिस्ट फोर्सेस को रोकिए। ये जो हमने लेटर लिखा ये हमने हमारे एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ के पोजीशन से लिखा। ये हमने इसलिए बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने ख़रीद लिया, हमने अपनी दरिया दिली का मुजाहरा किया। वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके विधायक को आप छीन लेते हैं चोरी से, वो नहीं लिखते हैं। हमने कहा चलो भाई, जब लोग लार्जर इंटरेस्ट है और हमको ये पूरा यकीन है कि अब की बार अगर बीजेपी की सरकार बनी यहाँ पर तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो हमने कहा ठीक है लिखिए। हमने बोल दिया हमारी ताकत सीमांचल में और मुख्तलिफ विधानसभा में पहले से बड़ी है। कोई वीक पोजीशन से हमने ये बार्गेन नहीं कर रहे। हम तो बार्गेन भी नहीं कर, हम तो कहें कि भाई लार्जर इंटरेस्ट आप बात करें, चलिए हम भी साथ देते हैं आपका। अब ये उनके ऊपर है, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। जो और इससे एक बात साफ हो गई कि कल तक जो लोग हम पर गैर जरूरी एक झूठा और बकवास इल्ज़ाम लगाते थे, अब इससे बढ़ के कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है? हम तो अपना जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी पार्टी, हम जो कर सकते थे हमने कोशिश कर ली। अब हमको चुनाव लड़ना है और हम चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। यही मेरा सवाल है कि 2020 में आपके जो विधायक जीत कर आए थे उसमें से 4 विधायक को आरजेडी ने तोड़ लिया था। उसके बावजूद भी आप इतनी दरिया दिली दिखा रहे हैं कि आप आरजेडी के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे थे। तो आखिर इस दरिया दिली के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों ओवैसी इतनी दरिया दिली दिखा रहे हैं आरजेडी के साथ गठबंधन करने को लेकर? तो ये है, देखिए, जिसमें ज़र्फ होता है ना, वो ज़र्फ के मुजाहरे करता है। और अगर कोई नहीं समझेगा तो फिर कम ज़र्फी के मुजाहरे होंगे। हम क्या कर सकते हैं उसको? आपने सही कहा, महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए। उससे पहले कर्नाटका में कांग्रेस को तोड़ा गया, मध्य प्रदेश में तोड़ा गया। तो नैरेटिव क्या बनाया इन पार्टीज ने कि भाई जमहूरियत खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब जब हमारे 4 विधायक को ये लोग खरीद कर लेकर गए तो कोई चू नहीं बोल सकता है, कोई चू नहीं बोल रहा है। मगर सीमांचल की जनता और बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा इनका हमेशा रहा है। असल बात ये है कि बिहार की जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो रियलिटी है कि हर समाज का यहाँ पर नेता है। अगर किसी का कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल नेता नहीं है तो वो मुसलमानों का। अब आप मुझसे पूछेंगे नहीं इस पार्टी में इतने नेता हैं, वो हैं, सब नाम आप बताएंगे मुझे, मगर वो अपनी पार्टी के आवाज में बोलेंगे। जितना पार्टी उनको बोलेंगे उतना सुर गाएंगे। उस समाज के बारे में कभी बात नहीं कर सकेंगे वो लोग। और यही वजह है कि आप देख लीजिए 15 साल राजद के, नीतीश कुमार के 20 साल, उससे पहले 20-25 साल कांग्रेस के, किसकी तरफ उंगली उठाकर हम बोलेंगे कि ये हमारा हाल किसने किया? मेरा मानना यह है, हमारी पार्टी की सोच ये है
कि नाइंसाफ़ी को अगर रोकना है, विकास आप चाहते हैं, नौजवान जो 25 साल से कम उम्र जो बिहार में आबादी है करीब 60% के करीब है, आप बताइए तो चुनाव उनके लिए होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। मगर लालू और तेजस्वी ने तो आपको भाव तक नहीं दिया और आप उल्टा ढोल नगाड़ा लेकर 10 सर्कुलर रोड के बाहर चले गए थे और कहने लगे कि भाई हमें गठबंधन में ले लो, हमसे गठबंधन कर लो। नहीं, पैगाम पहुंचाना था, बिल्कुल पहुंचाना है। 2 लेटर भी जाए, आप बताइए कि बाप तो बाप ही होता है ना, और वो बाप जिसने इस पार्टी को बनाया, जब उनको लिखे हैं तो बाप की जिंदगी में अगर कोई बेटा बोलता है कि मुझे नहीं बताया गया, तो हमको ये नहीं मालूम था। हम जिस तरीके से हमको पाला गया, जिस तरीके से हमको समझाया गया, घर में जो बड़ा होता है, अगर बाप नहीं है कि कोई बड़े को भी आप बोल दिए तो सब एक लाइन में खड़े हो जाते। तो हम क्या करते? अगर लेटर ऐसे ही भी जाते अख्तर उल ईमान तो बोलते नहीं, हमको नहीं मिला, कहाँ मिला ना, नहीं मिला तो अब मिला। अब तो जब इतना शोर शराबा करना पड़ा ताकि सारी दुनिया को मालूम हो जाए, तो हमने उसको किया। मगर वैसे साहब, ये क्या तरीका हुआ पैगाम पहुंचाने का कि ढोल नगाड़ा लेकर घर के बाहर आप पहुंच गए? हम एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ से इस लेटर को लिखे हैं, इसमें कोई वीकनेस नहीं दिखा रहे हम लोग। और आप देख लेंगे चुनाव जब होंगे इंशाल्लाह, तो किए हैं। जो गलत फहमी ये लोग पैदा करते थे कि नहीं ये अलायंस करना नहीं चाहते, ओवैसी बड़ा वो है, वो अकेला नेता बनना चाहता है, ये सब बकवास करते, और ये बीजेपी को रोकना नहीं चाहते। ये लोग इतने अंधे हैं कि भाई 2004 से 2009-8 तक, बल्कि 2012 तक मैं यूपीए का हिस्सा था। जब वो न्यूक्लियर डील हो रही थी, सब लोग छोड़ के भाग गए, लेफ्ट पार्टी छोड़ के भाग गए। मनमोहन सिंह के नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैंने वोट दिया। उस वक्त आंध्र प्रदेश में सरकार थी, इन्हीं की सरकार के खिलाफ इन्हीं के एमएलए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया, मैंने सपोर्ट किया। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साहब का प्रेसिडेंट इलेक्शन था, मुझे यूपीए के लीडर्स ने कहा कि आप जाकर जगन मोहन रेड्डी को मिलिए। जेल में जाकर मैं उसको समझाया, मेरे मिलने का थोड़ा असर हुआ, पूरा नहीं हुआ, उसने सपोर्ट की। आज तेलंगाना में कांग्रेस है वहां पर तेलंगाना में। हम एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर रहे हैं ताकि फिरका परस्ती, कम्युनल फोर्सेस ना बढ़े। तो ये अब कितने अब हम बोलेंगे? देखिए ओवैसी साहब, आपके ऊपर एक इल्जाम लगता है ना कि आप बीजेपी की बी टीम है, और इस तोहमत से, इस इल्जाम से बचने के लिए ही आपने ये पूरा का पूरा पब्लिसिटी स्टंट किया है, ये ढोल नगाड़ा लेके जो आप पहुंच गए लालू के घर के बाहर। देखिए जब आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो इल्जाम तो लगेगा आपसे। अगर कोई इल्जाम लगाने के या लगने के डर से कोई काम करेगा तो फिर राजनीति ना करे। हम इल्जाम के डर से नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों को, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो बड़े सिंसियर और जेन्यून हैं, उन लोगों में ये बात थी कि भाई आप लोग अलायंस करना नहीं चाह रहे और आपके ओवैसी साहब नहीं करना चाहते। हमने कहा भाई करिए, हम तो तैयार हैं, हम आज भी कह रहे हैं, आप लीजिए। अच्छा आइए एक बात सुनिए, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, आपको मालूम सिवाय हमारे चीफ मिनिस्टर के कोई कांग्रेस का नेता नहीं बात किया। हम बोले, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि असद भाई आप मेरी सूरत देखो। बोला ठीक है, हम जाके वोट डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी साहब ने बोले मैं घर को आता हूं आपके। बोला नहीं साहब आप मत आइए, आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, आप जब इस वक्त के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, आपने मुस्लिम रिजर्वेशन पर एक अच्छा जजमेंट दिया था, आप बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब मैं बुरा क्यों नहीं होता हूं, जब बुरा क्यों नहीं होता हूं बताइए? तो ये दोगलापन दूसरी तरफ है। हम जो जबान देते हैं, जो बोलते हैं, उस पर स्टैंड करते हैं, और कोई हमको बेचैनी नहीं है, ना कोई हमको तकलीफ है। ये एक पोजीशन हमने लिया है, अब उनको देखना है, नहीं देखेंगे तो हम लड़ेंगे। देखिए लालू और तेजस्वी ने अपने घर के दरवाजे तक आपके लिए नहीं खोले। हाँ तो आखिरकार ये क्या दर्शाता है लालू और तेजस्वी के बारे में? तो क्या दिखाता है वो उनको बताना पड़ेगा। हमारे घर में अगर हमारा दुश्मन भी आ जाए तो हम उसको घर में बुलाकर इज्जत देके बिठाएंगे, अगर हमारे घर के दरवाजे पर कोई आएगा हमारा। अरे तो उन्हें लगता होगा कि हमें ओवैसी की क्या जरूरत है,
मुसलमान तो ऐसे ही हमारे लिए वोट करता है, वो तो हमारा वोट बैंक है। देखिए एक बात सुनिए, हर बार आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। उर्दू में एक लफ्ज है इक़दार, मॉरल्स, रिवायत, रिवाज। अगर ये सब कोई भूल जाता है और सिर्फ नेतागिरी करता है तो भाई अच्छा नेता होने के लिए अच्छा इंसान भी होना पड़ेगा, और वही बड़ा नेता बनता है जो अच्छा इंसान होता है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि लालू परिवार को या आरजेडी को इस बात का डर है कि अगर ओवैसी यहाँ बिहार में अपने जड़ें जमा लेता है तो मुसलमान मतदाताओं पर ओवैसी का कब्जा हो जाएगा? नहीं, डर उनको किस बात का डर है मुझे नहीं मालूम। क्या उनको बीजेपी का डर है? नहीं मालूम मुझे। मैं नहीं बोल सकता उन क्या क्या डर है। हमारे दिल में तो कोई डर नहीं है। नहीं तो कहीं ना कहीं ओवैसी का डर है ना? नहीं मालूम मुझे, मैं कैसे बोलूं, आप उनसे पूछिए। नहीं, क्योंकि पिछले बार सीमांचल में आप लोगों ने आरजेडी को हराया था। बिल्कुल, अभी भी हराएंगे। जो कोई भी खड़े रहेगा इंशाअल्लाह ताला हम हराएंगे। डर है नहीं है, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब तो मैं नहीं दे सकता ना ऑब्जेक्टिवली। ये तो उनको पूछना पड़ेगा।